बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ये हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट डिस्कस किया था, इसके मेथड्स। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ हीट एंड इट्स यूनिट्स, एवापोरेशन और सोर्सेज ऑफ लाइट। ये तीन टॉपिक्स ना आज के लेक्चर में हमारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो उसमें चलते हैं जी। ये मेजरमेंट ऑफ हीट जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट हीट जो है ना, इसके अगर क्वेश्चन आप देखें ना, तो इसमें ये हीट की मेजरमेंट कैसे होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होता है, ठीक हो गया। यूनिट्स ऑफ हीट जो हैं ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। या एमसीक्यू हो गया। एवापोरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एवापोरेशन होती कैसे, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ये हेडिंग जो बनी है तकरीबन हर ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपके, है ना, हर एक जो हेडिंग है, ठीक हो गया। और ये इकट्ठा एवापोरेशन पूरे इकट्ठे ही पूछा जाए तो जैसे सिर्फ 4 फैक्टर हैं तो 4 फैक्टर ही आपको क्या एक्सप्लेन कर दें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 5 नंबर, ठीक है। तो इस तरह वो पूरा टॉपिक ही पूछ रहे तो लॉन्ग, और अगर ये हेडिंग्स अलग अलग हो जाए तो वो शॉर्ट आपका, या उसी में से एमसीक्यू भी बन सकता है। मेजरमेंट ऑफ हीट में हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ हीट जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, उस इस मेजरमेंट को, यानी क्वांटिटी ऑफ हीट जो ट्रांसफर हुई है उसको हम जो मेजर करते हैं, तो उस मेजर करने के प्रोसेस या इस ब्रांच को केमिस्ट्री में कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री कहते हैं कि, और जो अपरेटस इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक हो। क्वांटिटी ऑफ हीट जो ट्रांसफर हुई उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, और जो अपरेटस यूज हुआ है इस मकसद के लिए उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो उसमें the word calorimetry is derived from the Latin word calor meaning heat and Greek word metron meaning measure, कि हीट को measure करना है तो उस वाले से ये बना हुआ। ठीक हो गया। अच्छा बार ये जुमला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये दो पहले दोनों जुमले इम्पोर्टेंट है कि इस कैलोरीमेट्री क्या होती है कि हीट ट्रांसफर को मेजरमेंट करने का जो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं, और जो ऑपरेटस यूज होता है इसके लिए उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें दो तीन टाइप्स होती हैं, हम अब यहाँ पे सिंपल जो वाली जो है उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं, ग्लास कैलोरीमीटर की। ये क्या होता है, ये इसकी शक्ल भी दी है, ये छोटा सा सिलेंडर होता है, उमूमन कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक हो गया, जिसके अंदर एक थर्मामीटर रखते हैं जिसकी मदद से हम टेम्परेचर नोट करते हैं। एक ये स्टीरर होता है हिलाने के लिए, ताकि हिलाएंगे तो फिर वो जो हीट जो भी अंदर है वो पूरे इस पूरी लिक्विड के अंदर हर तरफ बराबर फैल जाएगी। और इसके बाद ये लकड़ी का या प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसके दरमियान में ये कोई इंसुलेशन वगैरह जैसे वो स्टायरोफोम वगैरह इस तरह की वो चीज़ डाली हुई होती है, ताकि हीट जो है वो इधर उधर ज़ाया ना हो, दरमियान में रहे, और थर्मामीटर उसकी एक्यूरेट जो वैल्यू है उसको मैयर कर सके। ठीक हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम करते प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की आपने हीट फाइंड करनी, जैसे आपके पास है पानी है, तो पानी के अंदर आप कोई कंपाउंड ऐड करते हैं, उसको हल करते हैं, उसको हिलाते हैं, वो हल होता है। तो हल होता है तो वो हीट हो गर्म कर देता है, उसको हीट निकलती है। अब हम पता चलाना चाहते हैं ये कितनी हीट निकली है, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरह ये पानी लिया, उसके अंदर वो कंपाउंड डाल दिया, थर्मामीटर लगा दिया, और स्टीरर की मदद उसको हिलाएंगे। जैसे जैसे हिलाएंगे वो कंपाउंड हल होता जाएगा, हीट निकलती जाएगी, थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हम नोट करते जाएंगे, हर 5 सेकंड के बाद उसकी रीडिंग ले लेंगे, ठीक हो गया। और फिर उस रीडिंग लेने के बाद फिर हम उसको जो है ना टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है जो यूज होता है। क्यू का मुराद हीट है, एम से मुराद मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी यहाँ जो चीज़ आपने ली है उसकी कितनी मास थी। एस से मुराद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। और डेल्टा टी से मुराद चेंज इन टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर में चेंज कितना होता है। ये सारी इस सारी जो आपके पास है ये ऑपरेटर्स, इसने आपको सिर्फ डेल्टा टी प्रोवाइड किया है। एम मास का तो आपको पहले से पता है कि आपने कितना वहां रखा था। एस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी, वो भी हमें पता होती है कि क्या है। और क्यू जो है वो हमने फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट करके हम हीट
निकाल लेते हैं। या दूसरा तरीका ये फार्मूला भी है, Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी। डेल्टा टी तो थर्मामीटर ने बता दिया टेम्परेचर में फर्क कितना पड़ा, और जो C है इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी जो है उसको हम C से शो करते हैं। S जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये हीट कैपेसिटी, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क यही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है जब बात की जाती है तो वो 1 ग्राम के हवाले से बात की, मतलब कोई चीज 1 ग्राम हो तो उसकी जो हीट इवाल्व या एब्जॉर्ब होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी जो है वो जर्नल है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जितना भी लिया है उसकी अपनी हीट कैपेसिटी है, वो हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक हो गई। तो दोनों में से कोई फार्मूला भी यूज हो सकता है और हम क्यू जो हीट है वो मेजर कर लेते हैं। यूनिट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो एनर्जी वाला ही है। जूल यूनिट आपको पता है एनर्जी का यूनिट था, तो वर्क जो था वो भी एनर्जी की किस्म थी, इसलिए उसका यूनिट भी जूल था। हीट भी चूंकि एनर्जी की एक फॉर्म है इस वजह से इसका यूनिट भी जूल ही है। अदर यूनिट्स ऑफ हीट, दूसरे हीट के जो यूनिट्स हैं वो कैलोरी हैं, CAL है। ठीक हो गया। या BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बोला जाता है, एक और यूज होता है। कैलोरी जो है वो 4.184 जूल, जूल तो बेसिक होगा ना, तो 4.184 जूल हो तो वो 1 कैलोरी के बराबर होते हैं, या इतने 1055.06 जूल हो तो वो 1 BTU के बराबर होते हैं। तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन, ये दूसरे वाली तो चाहे नाम भी करें, लेकिन पहले वाला 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल बड़ा मशहूर ये MCQ बनता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। उसके बाद है एवापोरेशन। अच्छा, एवापोरेशन में के टॉपिक में के पहले तो जनरल मैं थोड़ा इसको बताता हूँ, फिर आपको, जैसे आप पानी को रखते हैं बाहर धूप के अंदर, थोड़ी देर बाद देखते हैं उड़ जाता है। उड़ने का मतलब क्या है कि वो पानी तो लिक्विड था ना, लिक्विड की शक्ल में था, तो अब वो एवापोरेट हो गया, उड़ गया, उस उड़ने को हम एवापोरेट कहते हैं और इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। उड़ के वो किस शक्ल में बदल गया? वो गैस की शक्ल में बदल गया और हवा में चला गया। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन इज चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का चेंज होना इनटू वेपर, वेपर मतलब गैसियस स्टेट, गैस की शक्ल में चेंज होना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की सरफेस से, विदाउट हीटिंग इट, उसको गर्म किए बगैर। ठीक हो गया। इसको हम एवापोरेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर डिसअपीयर्स फ्रॉम अ प्लेट केप्ट अंडर सन, कि वाटर जो है वो एक प्लेट से डिसअपीयर हो जाता है जब हम उसको, उड़ जाता है जब हम उसको धूप में रखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एवापोरेशन या वे ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन होती कैसे? तो कहते हैं जी वाटर डिसअपीयर्स फ्रॉम अ डिश आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद पानी एक डिश प्लेट में से गायब हो जाता है। क्यों? द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कांस्टेंट मोशन, आपने पढ़ा पीछे कि सॉलिड के पार्टिकल तो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल आगे पीछे हरकत करते रहते हैं। तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव तो कर रहे थे, ठीक हो गया, और उस मूवमेंट की वजह से वो फिर जब ऊपर से धूप पड़ती है तो धूप पड़ने की वजह से वो जो ऊपर सतह के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं उनको वो गर्म हो जाते हैं, एनर्जी ज्यादा आ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में इतनी तेजी से मूव करते हैं कि वो जो उनके आपस में जो है ना अट्रैक्शन की फोर्स, जो उनको खींच के रखा हुआ है जिस ताकत ने उनको अभी तुमने इकट्ठा रहना है, लिक्विड की शक्ल में रहना है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो फिर होता क्या है कि वो जो मालिकूल बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं, चूंकि उनको पीछे खींचने वाली ताकत अब कमजोर हो गई है या खत्म हो गई है, बिल्कुल थोड़ी हो गई है, तो अब वो मालिकूल क्या करते हैं? फिर उड़ जाते हैं, गैस की शक्ल में बदल के हवा में चले जाते हैं। तो फास्ट मूविंग मालिकूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर की सरफेस से उड़ जाते हैं, गोज इनटू एटमॉस्फेयर, हवा में चले जाते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और हमारा सारा लिक्विड उड़ जाता है। अच्छा, एक टर्म होती है बॉइलिंग, एक एवापोरेशन है, एक बॉइलिंग है। बॉइलिंग में भी आपको पता है हम चूल्हे के ऊपर पानी को रखते हैं तो वो बॉइलिंग शुरू कर देता है, बबलिंग आती है और बड़ा उसका एक वो सीन सब बन रहा होता है। तो एवापोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है? ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो एवापोरेशन हम कहते हैं कि टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, जब तक कोई चीज लिक्विड शक्ल में है ना तो उसकी एवापोरेशन हो सकती है, जब वो सॉलिड में बदल गई तो फिर नहीं, या गैस में चलेगी तो अब उसने आगे कहाँ जाना है, अब वो भी नहीं। लेकिन लिक्विड में, जब तक कोई चीज लिक्विड में मौजूद है ना तब तक उसकी एवापोरेशन हो सकती है। जैसे मैं पानी को ठंडा करके बर्फ बना दूं, तब बर्फ की एवापोरेशन तो नहीं है ना, पानी की एवापोरेशन होनी। तो यही कहते हैं कि जो आपका एवापोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे हो जाती है,
किसी भी लिक्विड की, नहीं पानी को आप चूल्हे पे रख दें तो भी इवापोरेशन हो जाएगी जहाँ बहुत ज्यादा हीट है, धूप में रख दें तो भी इवापोरेशन हो जाएगी, ठीक हो गया, या थोड़ा छांव में रख दें तब भी उड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन उड़ फिर भी जाएगा। तो टेम्परेचर हालांकि वहाँ ज्यादा है और कम है छांव के अंदर। तो यही है कि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। किसी लिक्विड का बॉइलिंग, जैसे वाटर का आपने सुना होगा 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है जी, कि 100 डिग्री सी पे जाके पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। इट टेक्स प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, जो एवापोरेशन है वो सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर होती है ना, क्योंकि सरफेस से एवापोरेशन होनी है, फिर नीचे से और मालिक्यूल आएंगे फिर वो उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग जो होती है वो पूरे लिक्विड के अंदर हो रही होती है। अभी आपने पानी को बॉयल होते देखा हो ना, तो वो नीचे से पानी के बबल्स आ रहे होते हैं बॉटम से और सरफेस के ऊपर आ रहे होते हैं, फिर ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये नहीं सिर्फ सरफेस पे नहीं, अंदर भी उसके लिक्विड के मालिक्यूल जो है वो बॉइलिंग चल रही होती है। evaporation is decrease, temperature is decreased during evaporation, जब evaporation होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जैसे आप नहा के निकलें और पंखे के नीचे ठहरें तो आपको ठंडक फील होगी गर्मियों के अंदर, वजह कि आपकी बॉडी से जो ऊपर जो पानी है नहाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा एवापोरेट होना शुरू होता है तो वो एनर्जी उसको चाहिए उड़ने के लिए, वो कहाँ से ले रहा है, वो आपकी बॉडी से जज़ब कर रहा है। तो बॉडी का फिर जो टेम्परेचर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है तो आपको फिर ठंडक फील होती है। तो यही उसने लिखा है कि टेम्परेचर जो है एवापोरेशन जब होती है तो टेम्परेचर जो पीछे चीजें रहेगी उनका कम हो जाता है, यानी ठंडक फील होती है। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता, बॉइलिंग में जो टेम्परेचर जब तक बॉइलिंग हो रही होती है टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा होता। उसकी वजह भी है कि आप चूंकि मुसलसल उसको हीट दे रहे होते हैं, तो आप जितनी हीट देते हैं वो लिक्विड के मालिक्यूल्स लेते हैं और लेके हवा में गैस में चले जाते हैं, ठीक हो गए। और पीछे जो आपका है लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर है वो जो भी है वो वही रह रहा है उसमें, यानी कम टेम्परेचर हुआ। एवापोरेशन में ये था ना, एवापोरेशन के अंदर ये था कि आप हीट नहीं दे रहे थे, सरफेस से मालिक्यूल जो है वो एनर्जी नीचे वालों से एनर्जी खाई है और उड़ गए, ठीक हो गया। और खाने की वजह से जो पिछले हैं उनकी एनर्जी कम होगी, वो ठंडे को उनको यानी टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन बॉइलिंग में चूंकि आप मुसलसल हीट दे रहे हैं और आग की दी हीट ही वो इस्तेमाल करके पानी जो है वो बॉयल हो रहा होता है, तो इसलिए बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। एवापोरेशन काजेज कूलिंग, ये बात भी मैं हमने कर दी कि जो फास्ट मूविंग मालिक्यूल जब एस्केप करते हैं एवापोरेशन के दौरान लिक्विड की सरफेस से, तो पीछे लो एनर्जी वाले मालिक्यूल रह जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी चूंकि कम होती है, इस वजह से उनका टेम्परेचर भी कम होता है। उसके बाद है फैक्टर कि एवापोरेशन जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर ना डिपेंड कर रही होती है। उसमें एक हमारे पास है टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। किस तरह के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, पानी की प्लेट आप छांव में रखें तो उसको घंटा लगा उड़ने के लिए, आप धूप में रख दें तो आधे घंटे में गई, और अगर आप उसको चूल्हे पे रख दें तो 5 मिनट में उड़ जाएगा। यानी टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो मालिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिल गई, वो जल्दी उड़ जाएंगे, जल्दी एवापोरेट हो जाएंगे, तो एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। तो यही जुमला ये पिछला कल भी हमने बात की थी कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है। तो यही कह रहा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवापोरेशन, मतलब टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो ज्यादा होना तेजी से होना शुरू हो जाती है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब वो आगे रीजन बता रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो जाती है, तेजी से मूव करते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से लिक्विड जो है उसकी सतह जो है उससे मोर क्विकली जल्दी उड़ जाते हैं, वो जल्दी उड़ेंगे तो फिर वो एवापोरेशन तेजी से होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गई। जैसे वाटर एवापोरेट्स मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर, सर्दियों में पानी इतनी जल्दी नहीं उड़ता, गर्मियों में बहुत जल्दी उड़ जाता है सूरज की रोशनी, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवापोरेशन। सरफेस एरिया जो है ये भी एवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एवापोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरफेस एरिया है क्या, ठीक हो गया, तो उसके बढ़ने से क्यों बढ़ रहा है। जैसे एक गिलास पानी हो, आप उसको एक गिलास के अंदर ही रहने दे, ठीक हो गए, तो एवापोरेट तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता है बहुत धूप में रख दें तो सब बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसी को एक बड़ी सी, उसी एक गिलास पानी को एक बड़ी सी प्लेट या जो के अंदर आप उसको फैला दें, उसके अंदर डाल के फिर धूप में रख दें तो वो जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। गिलास के अंदर टाइम लगेगा
लेकिन बड़ी सी प्लेट के अंदर आप उसको जब उसी एक गिलास पानी को उसके अंदर डाल के, प्लेट के अंदर डाल के धूप में रखेंगे तो वो बड़ी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब ये आ रहा है कि भाई वो जो सरफेस, सरफेस का आपको पता चल गया वर्ड से, सतह, सतह उसकी, और एरिया यानी सतह घेरा। अब देखो ना, ग्लास जो है, ग्लास का मुंह छोटा है और उसके ऊपर जो पानी के मालिक्यूल्स हैं जो थोड़े हैं, उसकी जो सरफेस है, सतह है, वो थोड़े एरिया पे है ना, और उसके ऊपर जो पानी के मालिक्यूल्स है वो सपोज करें 50 है, तो अब 50 उड़ेंगे, पहले 50 उड़ेंगे, फिर नीचे से 50 और आ जाएंगे, फिर वो उड़ेंगे, फिर नीचे से 50 और, ये इस तरह प्रोसेस चलेगा ग्लास के अंदर। लेकिन अगर एक बड़ी सी प्लेट के अंदर वही गिलास का पानी मैं पलट देता हूँ, तो अब वो सारा पानी फैल जाएगा पूरी प्लेट के अंदर, तो अब उसकी जो सरफेस है, सतह है, वो ग्लास की निस्बत से बहुत ज्यादा हो गई है। सपोज करें 1000 मालिक्यूल उसकी सरफेस में मौजूद है, तो ये 1000 के 1000 एक ही दफा उड़ जाएंगे और पीछे से 1000 और आ जाएंगे। उधर से पानी में 50-50 करके उन्होंने उड़ना था, या 100-100 मालिक्यूल करके उड़ना था, लेकिन यहाँ पे वो 1000-1000 करके उड़ के जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा करेंगे, उतने मालिक्यूल जो सरफेस के ऊपर चूंकि ज्यादा आ जाते हैं, वो जल्दी उड़ जाते हैं, तो इवापोरेशन हमारी जल्दी हो जाती है। ये उसने कहा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, मोर नंबर ऑफ मालिक्यूल कैन एस्केप एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ज्यादा मालिक्यूल उड़ जाते हैं लिक्विड, और लिक्विड फिर जल्दी इवापोरेट हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है सरफेस एरिया के बढ़ाने से। जैसे उसने मिसाल दी कि वाटर इवापोरेट फास्टर इन अ प्लेट देन इन ग्लास, कि एक गिलास के अंदर आप उसको रखते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं उड़ता जितनी जल्दी वो एक प्लेट के अंदर उड़ जाता है। तीसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आप इससे तो बड़ा पेट्रोल वगैरह आप डालते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, पेट्रोल के ड्रॉप्स वगैरह गिर भी जाते हैं, कभी गिराते हो उसके डालते हुए मोटरसाइकिल की ऊपर टैंकी वगैरह पे, तो अभी आप थोड़ा सा चलाते नहीं तो वो उड़ जाता है सारा, लीक उसके पेट्रोल जो है वहां पे रहता नहीं है। ठीक है, लेकिन पानी मोटरसाइकिल ऊपर गिरा हो तो वो इतनी जल्दी से नहीं जाता, पेट्रोल बड़ी जल्दी उड़ जाएगा, पानी उससे देर से उड़ेगा। और शहद ले लें, हनी, शहद ले लें तो उसके उड़ने के तो फिर और ज्यादा देर से वापरेट, या नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो, तो यही है कि अब इन लिक्विड्स की नेचर है, इनके अंदर नेचर, नेचर से मुराद ये है कि जो पेट्रोल है ना, उसके मालिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस है ना, जिसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, मालिक्यूल्स इंटर कहते हैं दरमियान, मालिक्यूलर मतलब मालिक्यूल्स के दरमियान, और फोर्सेस आ गया। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं लिक्विड्स के, उनको हम इंटरमालिकुलर फोर्सेस का नाम दे रहे हैं। तो कह रहे हैं वो अब जैसे पेट्रोल बड़ी जल्दी क्यों उड़ गया, कि उसके मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक है, इसलिए जल्दी उड़ गया, उन्होंने एक दूसरे को बांध के नहीं रख सकते। पानी में जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं वो जरा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतनी जल्दी ये इवापोरेट नहीं होता। और हनी जो है उसके अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत देर देर से इवापोरेट होगा। तो लिक्विड हैविंग लेस इंटरमालिकुलर फोर्सेस, वो लिक्विड जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत कम होंगी, उनका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जी अच्छा, ये पॉइंट हो गया जी कि लिक्विड्स हैविंग लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन लिक्विड्स में होंगी उनका हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होता है, क्योंकि मालिक्यूल एस्केप मोर क्विकली, कि मालिक्यूल बड़ी जल्दी जो है वो उड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल गैसोलीन, पेट्रोल जो है एवापोरेट्स फास्टर देन वाटर, कि जो पेट्रोल है वो पानी की निस्बत से जल्दी उड़ जाता है। ठीक हो, तो चौथा आपका फैक्टर आ जाता है विंड, हवा। जैसे आप कपड़े जो है धोए और धो के उसको आप तार पे डालते हैं, तो अगर तो धूप हो, धूप ना हो तो देर से सूखेंगे, धूप हो तो जल्दी सूख जाएंगे, कि टेम्परेचर ज्यादा है ना धूप की वजह से, तो जल्दी होगे। और अगर हवा चल रही हो, विंड हवा चल रही हो तो भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो हवा ना चल रही हो तो एवापोरेशन जरा स्लो है, हवा चल रही हो तो एवापोरेशन तेज हो जाती है। उसकी वजह ये है ना कि देखें ना, एक जैसे प्लेट ले ले, एक प्लेट में पानी पड़ा हुआ है, पानी के अब मालिक्यूल ऊपर उड़े हैं ना, अब ऊपर उड़ के वो ऊपर हवा में उसकी उसी सरफेस के ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन अब हवा अगर इनको यहाँ से हटा दे, हवा आके मालिक्यूल आके इनसे टकरा के इनको साइड पे कर देंगे तो ऊपर जगह खाली हो जाएगी, फिर नीचे से और उड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर ही रहे, इधर उधर ना जाए, तो फिर उसके उड़ने के चांसेस, जैसे आप पानी की बोतल खोल के रखें
तो वो जल्द उड़ जाती है, एवापोरेट, यानी पानी ऐसा है। लेकिन अगर मैं ढक्कन बंद करके रख दूं या प्लेट में ही पानी चाहे हो तो उसके ऊपर मैं कोई और चीज रख दूं, ठीक हो गया, तो अब एवापोरेशन होगी तो सी शुरू में, लेकिन जब शुरू में एवापोरेशन होगी मालिक्यूल उड़ेंगे ऊपर आ जाएंगे। अब जो ऊपर आएंगे वो ऊपर ही रहेंगे, वो आगे कहीं लेफ्ट राइट तो मूव कर नहीं सकते, ठीक हो गया। अब लेफ्ट राइट मूव ना करने की वजह से वो वहीं रह रहे हैं, तो नीचे से फिर और मालिक्यूल्स को एवापोरेट हो के ऊपर आने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गई। या अगर वो आते भी हैं, बल्कि केमिस्ट्री में कहते हैं कि वो मालिक्यूल आ जाते हैं ऊपर और आते रहते हैं, तो ये जो ऊपर इकट्ठे मौजूद हैं ये वापस नीचे लिक्विड बन के दोबारा लिक्विड भी बनते जाते हैं। नीचे से लिक्विड में से मालिक्यूल गैस की शक्ल में भी जा रहे होते हैं, और उसी वक्त में ऊपर गैस से मालिक्यूल वापस लिक्विड में भी जा रहे होते हैं। तो रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पे ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं उनकी जो तादाद है उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं के वहीं रहे। अगर 50 मालिक्यूल थे तो ऊपर 50 ही रहेंगे, नीचे से 10 आए तो ऊपर से 10 वापस भी चले गए, ऊपर जो है वो 50 के 50 ही रहेंगे। तो इस वजह से जब आप क्लोज कर देते हैं, उसको नहीं हिलने देते, तो फिर अब आपकी एवापोरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। वही मतलब एवापोरेशन तो चल रही होती है, लेकिन लिक्विड गायब नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो वहीं का वही रहता है। तो अगर आपने एवापोरेट करवाना होता है, उसको खत्म करना होता है, तो फिर ऊपर मालिक्यूल्स को नहीं ठहरना चाहिए, और उसका तरीका ये बेहतरीन है कि हवा अगर आए तो हवा उनको साइड पे कर दे, ताकि नीचे से और मालिक्यूल आते रहें और ये प्रोसेस चलता रहे, ठीक हो गया। तो ये पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये एमसीक्यूज में आपका जैसे टेम्परेचर का आपसे पूछा जा सकता है कि एवापोरेशन जो है वो किस टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी। जैसे मैं कहूँगी पानी है, ये पानी है 100 डिग्री सी पे भी, 90 डिग्री सी पे भी है, 80 डिग्री से भी है, 50 पे भी है, 30 पे भी है, तो किस पे एवापोरेशन ज़्यादा होगी? आप कहेंगे जो टेम्परेचर ज़्यादा है उसी के ऊपर ज़्यादा होगी, जो थोड़ा है उसके ऊपर सबसे कम होगी, ठीक होगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेज कौन कौन से? अच्छा, अब आपकी बुक ऊपर टॉपिक तो लिखा था सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन था, वो इसमें काफी सारी सोर्सेज बनते हैं, ठीक है। तो आपने बस इसको सिंपल एक ना, मेरा नहीं ख्याल इसका सवाल को इस तरह ना शॉर्ट में आपसे पूछें सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, या सिंपल ये, या एमसीक्यू वगैरह में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगता। बहरहाल एक नज़र आप ज़रूर इसको देखें। सो के ये जो ना सोर्सेज काफ़ी सारे लिखे होंगे, तो आपको नाम भी पता नहीं याद हो या ना हो, तो बहरहाल एक नज़र ज़रूर देख लें जो इनके सोर्सेज हैं, वरना चाहे इसको आप स्किप कर दें। उसमें ये है कि काफ़ी सारे सोर्सेज हैं इनके लाइट के ना, जिनसे हमें लाइट हासिल होती है। एक तो मेन आप कहते हैं लाइट बल्ब है, स्टार्स है जैसे सन वगैरह, एक तो वो मेन हो गए ना। उसके अलावा जैसे एक हम कहते हैं इनकैंडिसेंस, एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम हार्ड बॉडी। एक जो हार्ड बॉडी होगी ना उसमें से हाइट, जैसे लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करें तो वो सुरख हो जाता है, सुरख रंग की उसमें से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, तो ये यानी वो गर्म बॉडी से एमिशन हो रही है, इसको इनकैंडिसेंस कहते हैं, ठीक हो। अच्छा, इसमें नस्ट, इसकी एग्जांपल भी उसने दी है, नस्ट लैंप है, वोल्केनिक इरप्शन है वगैरह वगैरह। या जैसे वो टंगस्टन बल्ब नहीं है, टंगस्टन फिलामेंट आप होता है आम बल्ब पहले, अब तो ये एनर्जी सेवर आ गए, तो पहले वो बल्ब होते थे तो उसके अंदर वो स्प्रिंग होता था, तो वो स्प्रिंग टंगस्टन मेटल का बना होता था, बहुत ज्यादा गर्म होता था तो उसमें से फिर लाइट निकलना शुरू हो जाती थी। कंबस्टन, किसी चीज को आप जलाते हैं तो उसमें से आपको पता है आग लग जाती है, और आग जो है वो उसमें से रोशनी निकल रही है, रेडिएशन लाइट निकल रही होती है। लैंप्स जितने हैं, गैस लैंप हो गया वगैरह वगैरह, उसमें से वो भी लाइट के सोर्स हो गए। तो ये आसान आसान जो लफ्ज आपको इसमें से लगे तो 3-4 जरूर याद कर लें अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो, ठीक। लुमिनिसेंस किसको कहते हैं? एमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट, यानी एक बॉडी में से हीट लाइट निकल रही है लेकिन उसके अंदर वो गर्म नहीं है, मतलब गर्म नहीं है लेकिन लाइट निकल रही। जैसे आपने अक्सर देखा होगा घड़ियां वगैरह होती है ना, रात के अंदर उनके वो निट जो सुइयां हैं उनके ऊपर, उनकी टिप के ऊपर कुछ ना कुछ वो मटेरियल उन्होंने लगाया होता है जो रात के वो चमकता है, रोशनी दे रहा होता है। वो गर्म तो नहीं हमने किया, यानी गर्मी की वजह से तो नहीं दे रहा, वैसे ही उसके अंदर ये उसकी ऐसी प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई है कि वो लाइट अमिट कर रहा होता है। बायोलुमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे जुगनू वगैरह होता है। अब उसके अंदर वो आपको पता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो उसमें से लाइट निकल रही होती है। कैथोडोल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ल्यूमिनेसेंट मटेरियल बीइंग स्टक बाय इलेक्ट्रॉन्स। एक ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं
इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर टकराते हैं तो उसमें से रोशनी निकलती है, इसको कैथोडोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। एक है केमिल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, को केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से रोशनी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। क्रायोल्यूमिनेसेंस, emission of light when an object is cooled, किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, इसको क्रायोल्यूमिनेसेंस। क्रिस्टलोल्यूमिनेसेंस, क्रिस्टलाइजेशन के वो आप किसी कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में पानी में हल हुआ है फॉर एग्जांपल, जब उसको मैं ठंडा करता हूँ उसके वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है, क्रिस्टल्स बना देता है, तो जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसमें से लाइट निकलती है, इसको क्रिस्टलोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे आर्क, लैंप, फ्लैश ट्यूब वगैरह, तो उसके अंदर वो करंट, इलेक्ट्रिक आपने करंट भेजा है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस हुई है। इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी आपने की है, पास की है सिस्टम में से, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से अब वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक करंट बीइंग पास थ्रू अ सब्सटेंस, कि जैसे लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं या लेजर वगैरह होता है कि उसमें से आपने करंट पास किया है और उसमें से लाइट निकलना शुरू हो गई है, ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस हो गया। मैकेनोल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम अ मैकेनिकल एक्शन ऑन अ सॉलिड, एक सॉलिड के ऊपर को आप ऐसे हैमरिंग करते हैं, उसको थोड़े से मारते हैं, कूटते हैं तो उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, इसको मैकेनोल्यूमिनेसेंस हो गया। फोटोल्यूमिनेसेंस, लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, कि फोटॉन की एब्जॉर्प्शन की वजह से लाइट जो है वो निकल रही हो तो उसको फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। फोटॉन हम कहते हैं ना, लाइट जैसे सन से जो लाइट आ रही है फोटॉन की शक्ल में, और ये लाइट जब किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है और फिर उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाए, इसको फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल है, एक फ्लोरिसेंस होता है, फास्फोरेसेंस होता है, दो इसके अंदर ये नाम आते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। रेडियोल्यूमिनेसेंस इज लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम बॉम्बार्डमेंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, कि ऐसी रेडिएशन जो आयोनाइज कर सकती है। आयन्स आपने पीछे पढ़ा था कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो वो पॉजिटिव आयन, अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये आयन बनने का जो प्रोसेस है इसे आयनाइजिंग बोलते हैं। और रेडिएशन का मतलब ये कि आप रेडिएशन किसी फेंकते हैं किसी चीज के ऊपर, उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसको पॉजिटिव आयन बना देता है, ठीक हो गया। तो इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन का नाम दे दिया, और ये जब किसी मटेरियल पे पड़ती है तो वहां से लाइट निकल रही है, इसको रेडियो ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। और थर्मोल्यूमिनेसेंस, लाइट फ्रॉम द री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, कि जब एक सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो उसकी जो एब्जॉर्ब एनर्जी, री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब पहले उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक हो गया, अब वो उसको री एमिट कर रहा है, निकाल रहा है लाइट की शक्ल में, तो उसको थर्मोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक हो गए। चलें यहाँ तक ये वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाता है।